क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्जरी एंड टाइप्स ऑफ सर्जरी। देखिए इस क्वेश्चन को लॉन्ग में भी पूछ सकता है। कैसे कहेगा सर्जरी क्या होता है, सर्जरी के प्रकार लिखे और सर्जरी के बाद और सर्जरी के पूर्व जो है नर्सिंग प्रबंध लिखे 10 नंबर में, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, 5 नंबर पूछेगा तो सीधा कहेगा सर्जरी के प्रकार को बताएं या सर्जरी क्या होता है बताए, तो उसमें प्रकार भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि सर्जरी क्या होता है। तो सर्जरी एक प्रक्रिया होता है, एक तकनीक होता है जिसके द्वारा हम विशेष उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। उपकरण के जरिए ही ना हम जो है पेट को या कहीं भी सर्जरी करते हैं। उपकरण की सहायता से शरीर के किसी भी भाग में चीरा लगाकर, अब इसका उद्देश्य होता है कि उस अंग को जहाँ पे कोई समस्या हो, चाहे कहीं पे कोई रोग हो, उसका निदान करना, ठीक है, या उसका उपचार करना। या तो डायग्नोसिस करने के लिए भी चीरा लगाया जाता है हल्का फल्का, ठीक है, या फिर रोगों को उपचार करने के लिए भी सही जो है पता करने के लिए, या फिर अंगों को स्थिति बदलने के लिए, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो है या अंगों को हटाने के लिए, ठीक है ना, सर्जरी किया जाता है। तो इस सर्जरी जब पेशेंट कोई दवा से ठीक नहीं होता है, पहले डॉक्टर क्या करता है, दवा चलाता है किसी भी बीमारी का। जब देखता है कि इस दवा से कोई सुनवाई नहीं ले रहा है, आगे की तरफ और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर इसको सर्जरी करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं और सर्जरी होता है। जैसे किसी के अगर ब्लेडर में हो, किडनी में हो, कहीं भी अगर स्टोन बन गया हो और वह स्टोन दवाई के बाद या खूब पानी पीने के बाद भी अगर नहीं कम रहा है साइज और बढ़ रहा है, हर एक दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है साइज उसका, तो फिर क्या करता है डॉक्टर, उसको सर्जरी करता है, सर्जरी से निकालता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि उसके उपचार करने के लिए, स्टोन के उपचार करने के लिए, स्टोन को निकालने के लिए सर्जरी किया जा रहा है। तो ये सब एक रोग के निदान करने या उपचार, निदान मतलब होता है कि कोई डायग्नोसिस करने के लिए कि अंग अपने सही स्थान पर है या नहीं है, अंग में कोई क्या प्रॉब्लम है चेक करने के लिए, या फिर बहुत सारे ऐसे निदान होते हैं जो सर्जरी के बाद होता है, ठीक है ना, या शरीर से कोई फ्लूइड वगैरह निकाल कर उसको टेस्ट में भेजना है तो उसके लिए भी किया जाता है, या नॉर्मल अंगों के उपचार करने के लिए भी सर्जरी किया जाता है। तो चलिए देखते हैं सर्जरी क्या होता है। मेरे डियर, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF मिल जाएगा। देखिए, जब रोगी की बीमारी का उपचार दवाइयों द्वारा संभव न हो, तब ऐसी स्थिति में विशिष्ट उपकरणों की सहायता से सख्त विसंक्रमित तकनीक, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करते हुए रोगी के शरीर में जहां सर्जरी की जानी है वहां इंसिजन लगाया जाता है, चीरा लगाकर रोग का उपचार किया जाता है। यही शल्य क्रिया कहलाता है। तो अभी तक समझ गए होंगे कि जब कोई भी रोगी है, उसका अगर रोग यानी बीमारी का उपचार दवाई से संभव न है या नहीं होता है, तो उस स्थिति में कुछ विशिष्ट उपकरणों के सहायता से जो है एकदम विसंक्रमित तकनीक का उपयोग करके जो है शरीर के जिस भी भाग में सर्जरी करना हो वहाँ पे एक चीरा लगाया जाता है और चीरा लगाकर रोगों का उपचार किया जाता है, मतलब ठीक किया जाता है। यही शल्य क्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे मान गया किसी का पैर का हड्डी टूट गया और वह पैर की हड्डी इस प्रकार से टूट गया है कि दोबारा जो है उसको ज्वाइंट होना बहुत मुश्किल है, तो उसमें रड फिट किया जाता है, तो उस भाग में चीरा लगाता है, सर्जरी करता है। सर्जरी करने के बाद जो है स्किन से सहित मांस तक चीरा लगाया जाएगा, खोला जाएगा और हड्डी को उसमें स्टील या जो भी रड होता है फिट किया जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, उपचार ही हो गया। अगर नॉर्मल अगर मान गए प्लास्टर से या कोई चीज़ से अगर वह हड्डी नहीं अगर जुटने वाला है तो उसको सर्जरी करके रड लगाया जाता है। ठीक है ना, तो यही जो है होता है हमारा। तो वो समझ गए। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आया, एक पॉइंट आया है स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक, मतलब सख्त विसंक्रमित तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि संक्रमण का खतरा जो है सर्जरी में बहुत होता है, इसलिए उसमें जो भी सामान का उपयोग करते हैं सब विसंक्रमण होता है, मतलब सब साफ सुथरे होते हैं, इसीलिए इसे सख्त विसंक्रमित तकनीक कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए सर्जरी, इसीलिए यही प्रक्रिया जो है शल्य क्रिया कहलाता है। समझ गए। यह आवश्यक न है कि सर्जरी का उद्देश्य ही हमेशा थेरेप्यूटिक हो, मतलब उपचार वाला हो। कई बार रोग के निदान डायग्नोसिस करने हेतु सर्जरी किया जाता है। मैंने ऊपर ही बताया कि सर्जरी केवल और केवल उपचार करने के लिए ही नहीं किया जाता है कि किसी अंग को ठीक करना हो या उसका मरम्मत करना हो, ऐसा नहीं होता है। सर्जरी और भी कारणों से हो सकते हैं, जैसे शरीर का जांच करना हो किसी अंग का, या किसी अंग से कोई चीज़ निकाल कर उसे जांच में भेजना हो, तो मतलब निदान करने डायग्नोसिस के लिए भी सर्जरी हो सकता है। केवल और केवल थेरेप्यूटिक उपचार के उद्देश्य से ही सर्जरी नहीं हो सकता है, दोनों उद्देश्य से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्जरी को आप लोग समझ गए, सर्जरी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आसान भाषा है कि जब किसी रोगी के बीमारी उसके दवाई से ठीक होना संभव न हो, तो एक विशेष उपकरण की सहायता से सख्त विसंक्रमित तकनीक का उपयोग करते हुए शरीर के जिस भी भाग में
में सर्जरी करना हो वहाँ पे एक चीरा लगाया जाता है, और यही प्रक्रिया, यही तकनीक जो है हमारा शैल क्रिया कहलाता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए अब मेरे डियर, शैल क्रिया अलग अलग सिचुएशन के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग जगहों के स्थान पर अलग अलग हो सकते हैं, तो टाइप ऑफ सर्जरी अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें जितने भी सर्जरी के टाइप्स है सबको एक एक करके देखेंगे। बड़ी आसान है ये, आप नॉर्मली सबका नाम जानते भी है कि फलाना सर्जरी, फलाना सर्जरी, फलाना सर्जरी, बट आपको इसमें सबको एक साथ लिख देना है और होता ये क्या है वो लिख देना है, तो आपका एक सर्जरी का टाइप्स आ जाएगा। ओके, चलिए मेरे डियर, अगर आप नर्स है तो आपको ये जरूरी जानना चाहिए कि कौन सा सर्जरी क्या होता है। एक होता है मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी का मतलब होता है कि एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। नाम से स्पष्ट है, मेजर होगा तो बड़ा सर्जरी, माइनर होगा तो छोटा सर्जरी। ठीक है, तो मेजर वाला में इस सर्जरी में शरीर का एक बड़ा भाग शामिल होता है तथा रोगी को खतरा अधिक रहता है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जटिलता उत्पन्न होने की संभावना भी अधिक रहती है। अब जाहिर सी बात है, मेजर सर्जरी है मतलब शरीर के किसी अंग में बड़े हिस्से में सर्जरी होगा। ठीक है ना, बड़ा सर्जरी होगा तो वह मेजर सर्जरी होगा। और जब मेजर सर्जरी होगा तो रोगी पर खतरा अधिक होगा। ठीक है, और बाद में जो उसका जटिलता होगा उसका भी संभावना अधिक होगा। तो कोई भी चीज़ बड़ा होता है तो उसका जो है खतरा भी रहता है। ठीक है ना, तो पहला मेजर सर्जरी। दूसरा माइनर सर्जरी है। आसान सी बातें हैं, माइनर मतलब छोटा होता है, तो इस सर्जरी में शरीर का छोटा भाग ही शामिल होता है। मेजर सर्जरी में इसमें उतना खतरा और जटिलता भी नहीं होता है, कम होता है बड़े के तुलना में, माइनर के तुलना में, मेजर के तुलना में। तो मेजर और माइनर समझ गए कि मेजर होगा तो बड़ा सर्जरी, शरीर के कोई बड़ा हिस्सा शामिल होगा, माइनर होगा तो छोटा होगा, और जब बड़ा होगा तो बड़ा जटिलता भी होगा, खतरा भी ज़्यादा रहेगा। छोटा होगा तो खतरा नहीं होगा, ठीक है, जटिलता नहीं होगा, कम होगा। समझ गए ना, तो ये दोनों सर्जरी मेजर और माइनर याद रखिएगा। तीसरा सर्जरी आता है इमरजेंसी सर्जरी। अब आप लोग देखते होइएगा कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर जाता है, उसका ब्रेन में चोट लग गया है, ठीक है, या कोई अन्य कारण से व्यक्ति इमरजेंसी कंडीशन में है और उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही उपाय बन रहा है कि उसका सर्जरी किया जाए। तो इमरजेंसी कंडीशन में, आपातकालीन स्थिति में रोगी के जीवन थ्रेटिंग पोजीशन में होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्रेटिंग हो जाता है। इस कंडीशन में रोगी को बचाने के लिए जो सर्जरी किया जाता है वह आपातकालीन इमरजेंसी सर्जरी होता है, जैसे सड़क दुर्घटना में चोट लगना। तो ये जो है हमारा आपातकालीन सर्जरी हो गया, जो रोगी को तुरंत अचानक से जो है किया जाता है यह सर्जरी, और बहुत इमीडिएट किया जाता है, नहीं तो रोगी का जो लाइफ है बहुत थ्रेटिंग होता है, बहुत जो है क्रिटिकल होता है, और सर्जरी नहीं होगा तो पेशेंट का डेथ हो सकता है। तो इस उपाय से इमरजेंसी में जो सर्जरी होगा वह इमरजेंसी सर्जरी हो जाएगा। ठीक है, चौथा होता है प्लानेट सर्जरी। प्लानेट सर्जरी का मतलब होता है कि नियोजित सर्जरी। इस सर्जरी में रोगी को सर्जरी का समय पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। इसमें प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। मेरे डियर, नियोजित जो सर्जरी होता है जिसको प्लानेट किया जाता है, जिसको डॉक्टर क्या करते हैं, जो सर्जन होते हैं वह रोगी को बताते हैं कि आपको फलाना, आप ये सब टेस्ट करवा लीजिए, इस टेस्ट के बाद आपको एक फलाना तारीख दिया जाएगा, उस दिन आपको जो है टेस्ट होगा। मतलब निर्धारित कर दिया जाता है कि फलाने तिथि को या फलाने समय पर एक समय निश्चित किया जाता है जहां सर्जरी जो है निर्धारित किया जाता है, और वही जो है नियोजित सर्जरी होता है। जैसे कोई पेशेंट है, गया दिखाने, उसे स्टोन है, ठीक है, स्टोन है, गया दिखाने। अब डॉक्टर क्या करते हैं, उसको पहले जांच लिख देते हैं, सब जांच कराओ। ये सब जांच प्री ऑपरेटिव में होता है। ठीक है, तो पहले जांच लिख देते हैं और कह देते हैं कि आपका ये जांच लेकर फल आइएगा तो आपको एक डेट मिलेगा। ठीक है, तो जब जांच लेकर जाता है तो पेशेंट को सर्जरी के लिए समय दे दिया जाता है कि कल होगा, परसों होगा, ठीक है, या उसी समय बता दिया जाता है। जब जांच लिखा जाता है तो कह दिया जाता है कि 5 दिन के, 10 दिन के या फलाने तारीख के होगा। मतलब इसमें नियोजित होता है, प्लानेड होता है, जो पेशेंट को भी पता रहता है और डॉक्टर को भी पता रहता है कि किस तारीख में किस पेशेंट को करना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्लानेड सर्जरी होता है, जिसमें कोई ऐसे रोग जो व्यक्ति को उतना ज़्यादा क्षति भी नहीं पहुंचा रहा हो, वैसे रोगों का प्लानेट सर्जरी किया जाता है। ठीक है, 5वां में है क्यूरेटिव सर्जरी, उपचारात्मक सर्जरी। उपचारात्मक सर्जरी का मतलब होता है कि यह सर्जरी किसी विशेष रोग के उपचार हेतु की जाती है, जैसे एक्यूट एपेंडिसाइटिस से ग्रसित रोगी में एपेंडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स करना। देखिए, उपचारात्मक सर्जरी का मतलब होता है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब क्या होता है, क्यूरेटिव मतलब होता है उपचारात्मक करना। ठीक है ना, उपचार करना। तो मेरे डियर, अगर मान के किसी का अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा समस्या दे रहा है, अपेंडिक्स में समस्या हो चुका है, तो उसे हम लोग एपेंडिसाइटिस कहते हैं। अब एपेंडिसाइटिस एक्यूट हो सकता है या क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट और क्रोनिक क्या होता है आप लोग को पता ही है। तो ये एपेंडिसाइटिस का मतलब होता है, इसमें देख लीजिए आइटिस लगा है, तो यह अपेंडिक्स का संक्रमण या पर्दा होगा। तो अगर अपेंडिक्स गड़बड़ हो जाता है, उसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाए या संक्रमण हो जाए, तो उसको जो है हटाना ही एकमात्र उपचार होता है। अगर दवाई से ठीक नहीं होता है तो उसको एक सर्जरी किया जाता है जिसे एपेंडेक्टोमी कहते हैं। और यह एपेंडेक्टोमी
क्या होता है, अपेंडिक्स को सर्जरी के द्वारा हटाने को एपेंडेक्टोमी कहते हैं। तो यह एक प्रकार के क्या है कि अपेंडिसाइटिस से रोगों को उपचार करने के लिए जो सर्जरी किया जाएगा वह एपेंडेक्टोमी होता है। तो इसीलिए इसे क्यूरेटिव उपचारात्मक सर्जरी कहा गया। ओके, चलिए छठा है नैदानिक सर्जरी, डायग्नोस्टिक सर्जरी। अब ऊपर में आप लोग पढ़े हैं कि या तो उपचार करने के लिए या तो निदान करने के लिए, दोनों पर्पज से सर्जरी होता है, ठीक है ना। तो यह सर्जरी किसी रोग के निदान डायग्नोसिस हेतु किया जाता है। जैसे लेप्रोटोमी के दौरान रोगी के रोग का निदान हेतु उदर को चीरा लगाकर खोला जाता है। मेरे डियर, नैदानिक सर्जरी का मतलब होता है कि वैसा सर्जरी जहाँ पे शरीर के कोई भी अंग का पता लगाना हो कि किस स्थिति में है, कैसा काम कर रहा है, क्या गड़बड़ी है। तो निदान करने के लिए डायग्नोसिस मतलब टेस्ट चेक करने के लिए जो है सर्जरी किया जाता है वह डायग्नोस्टिक सर्जरी होता है। जैसे लेप्रोटोमी सर्जरी होता है ना, तो यह आपके पेट जो होता है, इस पेट के क्षेत्र में एक चीरा लगाया जाता है बड़ा सा, और इसमें चीरा लगाकर देखा जाता है, आंतरिक अंगों को चेक किया जाता है कि कौन सा अंग जो है कहाँ पे है, सही है या नहीं है, क्या गड़बड़ी है, मतलब निदान करने के लिए जो है किया जाता है सर्जरी। तो वह डायग्नोस्टिक सर्जरी होता है। एग्जाम्पल में लेप्रोटोमी दे दीजिएगा। और ये लेप्रोटोमी ही हमारा दूसरा आज का प्रश्न है, इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है ना। सातवां है रीएस्टोरेटिव सर्जरी। रीएस्टोरेटिव सर्जरी का मतलब होता है कि इस सर्जरी में किसी क्षतिग्रस्त ऊतक यानी डैमेज टिश्यू या अंग की मरम्मत की जाती है। अब देखिए ये रीएस्टोरेटिव सर्जरी है, तो रीएस्टोर का मतलब क्या होता है कि पुनः फिर से उसे संग्रह करना, फिर से उसे जो है सुरक्षित करना। तो मेरे डियर, रीएस्टोरेटिव सर्जरी का मतलब होता है कि दोबारा से जो अंग क्षतिग्रस्त है या जो ऊतक टिश्यू जो डैमेज है उसको मरम्मत करके उससे जो है रीएस्टोर किया जाता है, ये रीएस्टोरेटिव सर्जरी के द्वारा, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, रीएस्टोरेटिव सर्जरी। सर्जरी मतलब चीरा लगाना, चीरा लगा के जो भी अंग या ऊतक डैमेज होगा उसको रीएस्टोर किया जाएगा, मतलब पुनः उससे मरम्मत करके ठीक किया जाएगा, तो उसे रीएस्टोरेटिव सर्जरी कहेंगे, ठीक है ना। चलिए आठवां है करेक्टिव सर्जरी। करेक्टिव सर्जरी का मतलब होता है कि इस सर्जरी में रोगी को किसी जन्मजात विषमता कंजेंटल एबनॉर्मलिटी को दूर करने के लिए उस भाग को मरम्मत की जाती है, जैसे क्लेफ्ट लिप और रिपेयर करना। मेरे डियर, आप लोग देखते होइएगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो किसी बच्चा में जन्मजात देखते होइएगा कि उसका जो है होठ कटा हुआ होता है या तालू जो है कटा हुआ होता है, देखते होइएगा कभी कभी होता है, ऐसा बच्चा जन्म लेता है। तो ऐसे में उससे जो है अगर उसे सर्जरी करके ठीक किया जाता है तो उसे हम लोग करेक्टिव सर्जरी करते हैं। मतलब नाम सही है कि करेक्टिव सर्जरी। करेक्टिव सर्जरी का मतलब कि सही करना, ठीक है ना, करेक्ट करना, मतलब जो पहले से असमानता है उसको सही करना, असमानता को दूर करके सही करना। ऐसा सर्जरी जो किसी जन्मजात असमानताओं को दूर करने के लिए, सही करने के लिए किया जाता है, जैसे क्लेफ्ट लिप हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, ठीक है ना। तो ये सब करेक्टिव सर्जरी हो जाता है। ओके, चलिए नौवां है एबलेटिव सर्जरी है। एबलेटिव सर्जरी का क्या मतलब होता है, इस सर्जरी में क्षतिग्रस्त ऊतक या अंगों को निकाल दिया जाता है। अब हम लोग देखे हैं रीएस्टोरेटिव सर्जरी में कि किसी अंग या किसी ऊतक को मरम्मत करके रीएस्टोर किया जाता है, मतलब पुनः उसे संरक्षित किया जाता है। लेकिन नौवां है एबलेटिव सर्जरी। अब मानिए कोई अंग है या कोई शरीर के डैमेज टिश्यू है जो रीएस्टोर होने वाला है ही नहीं, पूर्ण तरीक़ा से ख़त्म हो चुका है, जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उस कंडीशन में उससे जो है निकाल दिया जाता है शरीर से, ठीक है। चाहे वो कोई ऑर्गेन हो या वो फिर ऊतक हो, उसको निकाल ही दिया जाता है, और इसी सर्जरी के द्वारा जो निकाला जाता है उसे एबलेटिव सर्जरी कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि एबलेटिव सर्जरी में क्या होता है, सीधा जवाब दीजिएगा कि शरीर के कोई अंग या ऊतक जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया हो तो उससे निकाल दिया जाता है, वही एबलेटिव सर्जरी होता है, ठीक है। 10वां देखिएगा कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी का मतलब होता है कि यह सर्जरी किसी व्यक्ति के सौंदर्य मतलब ब्यूटी को बढ़ाने के लिए की जाती है। अब आप लोग को पता होगा कि देखते होइएगा बॉलीवुड में हीरो हीरोइन सब है जो अपने आप को यंग दिखाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाता है, ठीक है ना। तो वह क्या हो गया, अपने आप को सौंदर्य ब्यूटी को दिखाने के लिए जो है करवाता है, लोग जिसके पास पैसा होता है वो करवाता है, प्लास्टिक सर्जरी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते होइएगा कि अभी न्यूज़ चला है कि जापान में एक आदमी कुत्ता बन गया है, तो कहीं ना कहीं वह सर्जरी के द्वारा संभव हो पाया होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह शरीर का ढांचा अगर बदलना हो, अपने आप को अलग दिखाना हो, सुधार करवाना हो, तो कॉस्मेटिक सर्जरी होता है जो सौंदर्य को बदलता है, सौंदर्य बढ़ाने के लिए। जैसे कितना लोग जो है अपने लिप का सर्जरी, जो फीमेल होती है अपने लिप को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए लिप को सर्जरी करवाती है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको अलग अलग सर्जरी होता है, जो भी चीज़ को आप चाहते हैं कि हमें अट्रैक्टिव दिखाना है, हमें ब्यूटी दिखाना है, आप करवा सकते हैं उसका सर्जरी, ठीक है ना। तो वो सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी होता है जो सौंदर्य को बढ़ाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है 11 नंबर पेलिएटिव सर्जरी है मेरे डियर। पेलिएटिव सर्जरी का मतलब होता है कि इस सर्जरी के द्वारा रोगी को उत्पन्न हुए लक्षणों से मुक्ति मिल जाती है, परंतु के वास्तविक कारण का उपचार नहीं हो पाता है। देखिए, पेलिएटिव सर्जरी एक ऐसा सर्जरी है जिसमें सर्जरी तो कर दिया जाता है पेशेंट का, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में वास्तव में इसके अंदर का जो लक्षण है वह किस चीज़ का है, और जब लक्षण का पता नहीं चल पाता है तो वास्तविक कारणों का उपचार भी नहीं हो पाता है। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्जरी करके लक्षणों से मुक्ति कर दिया जाता है। जैसे शरीर का घाव हुआ किसी अंग में, वह घाव हड्डी को जो है हड्डी में संक्रमण फैला रहा है, तो डॉक्टर कहा कि आपको इसको जो है घाव को क्या करना है, ख़त्म करने के लिए सर्जरी करना होगा। अब डॉक्टर उसे सर्जरी कर दिया, ठीक है, घाव ख़त्म हो गया, बट एक्चुअल जो कारण क्या है इसका पता नहीं चल पाया कि घाव किस कारण से हुआ, क्यों यह जो है आगे की तरफ बढ़ रहा था। एक्चुअल कारण पता नहीं चल पाया, लक्षण तो खत्म हो गया, घाव तो खत्म हो गया, बट किन कारणों से वह घाव हुआ था इसका पता नहीं चल पाया, जो आगे और अगर कारण पता नहीं चलेगा तो आगे और दूसरे जगह पर भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि पेलिएटिव सर्जरी में कंप्लीट रूप से आपके सर्जरी होंगे तो वहाँ पे लक्षण और कारण का पता चल जाएंगे। पेलिएटिव सर्जरी सिर्फ लक्षणों से मुक्ति दिलाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन कारणों का पता, एक्चुअल कॉज क्या है इसका पता नहीं चल सकता है, ठीक है। तो ये जो है 11 नंबर पेलिएटिव सर्जरी होता है, और इस प्रकार से मैं आपको सर्जरी का 11 पॉइंट मैं आपको बता दिया। सर्जरी के प्रकार नाम से यह स्पष्ट है, पेलिएटिव सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी है, एबलेटिव सर्जरी है, ठीक है, करेक्टिव सर्जरी है, रीस्टोरेटिव सर्जरी है, डायग्नोस्टिक सर्जरी है, क्यूरेटिव सर्जरी है, प्लानेट सर्जरी है, ओके, आपातकालीन सर्जरी है, माइनर सर्जरी है, मेजर सर्जरी है। ये 11 सर्जरी आप याद रखेंगे, पूछेगा तो लिख देंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। यहाँ पे देखिए इंग्लिश मैंने दे रखा है, आप लोग इसको जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपना एक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण है, आप 11 सर्जरी के बारे में जानें कि किस सर्जरी में क्या होता है, तो आपको नॉलेज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि नर्सिंग कर रहे हैं तो पता तो होना चाहिए कि एबलेटिव सर्जरी क्या होता है, करेक्टिव सर्जरी क्या होता है, पेलिएटिव सर्जरी क्या होता है, ठीक है ना, कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होता है। तो ये सब जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। बाकी मैंने आपको ऊपर बताया कि दूसरा प्रश्न हमारा लेप्रोटोमी सर्जरी ही है, तो इसको आज हम लोग अच्छे से देखेंगे। लेप्रोटोमी सर्जरी की प्री और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग देखभाल बताएं। मेरे डियर, आपको सिर्फ ये समझना है कि कौन सा सर्जरी क्या होता है, तो उसको आप खुद से प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी लिख सकते हैं एज ए नर्स। मैं आपको प्री भी पढ़ा चुका हूँ, पेरी भी पढ़ा चुका हूँ और पोस्ट भी पढ़ा चुका हूँ, सब में मैं पॉइंट वाला पढ़ाया था, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 नंबर दे दिए फिर इसमें 2-3 लाइन लिख दिए, फिर 2 नंबर दे दिए फिर इसमें 2-3 लाइन लिख दिए, फिर 3 नंबर दे दिए फिर इसमें 2-3 लाइन लिख दिए। तो ऐसे भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं, और ऐसे भी आप जो है डायरेक्ट 1 से लेकर 10 पॉइंट 15 पॉइंट जितना पॉइंट आप लिख सकते हैं प्री ऑपरेटिव में लिख दीजिएगा, फिर पोस्ट ऑपरेटिव में जितना पॉइंट लिख सकते हैं लिख दीजिएगा। बट कहीं ना कहीं आपको इसी से रिलेटेड यहाँ भी लिखना पड़ेगा। यहाँ भी आप लोग देखे थे पोषण के लिए, ऑक्सीजन के लिए, स्वच्छता के लिए, फाइल तैयार करने के लिए, ठीक है ना, वगैरह वगैरह सब देखे थे, उसी को यहाँ भी सीधा पॉइंट में लिखना पड़ेगा। समझ गए? तो जिनको ये याद होगा तो सीधा लिखे, चाहे पॉइंट में दे देकर लिखे। अब सीधा का मतलब क्या है, मैं तो पॉइंट आपको बताया हूँ, सीधा का मतलब क्या है, तो आज लेप्रोटोमी सर्जरी में वही सीधा वाला हम लोग नर्सिंग केयर देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानिए लेप्रोटोमी सर्जरी होता क्या है। मेरे डियर, जब कोई एब्डोमिनल इंजरी हो या पेट से संबंधित कोई रोग हो, इसका अगर ज्ञान न हो, अज्ञात हो, तब जो है जनरल एनेस्थेसिया या लोकल एनेस्थेसिया के प्रभाव में रोगी के पेट में लगाए गए चीरे को लेप्रोटोमी सर्जरी कहते हैं, ठीक है। माय डियर, होता यह है लेप्रोटोमी सर्जरी में कि अगर मान के पेट में कोई इंजरी हुआ हो, ठीक है, पेट में कोई रोग है जिसका ज्ञात नहीं, पता नहीं चल पा रहा हो जांच वगैरह से, तो जो है उसे क्या किया जाता है कि पेट में जनरल एनेस्थेसिया से या लोकल एनेस्थेसिया की सहायता से पेट में एक बड़ा सा चीरा लगाया जाता है, और वो चीरा लगाकर अंगों को, विभिन्न जो एब्डोमिनल रीजन में जो ऑर्गेन है वो सभी ऑर्गेन को चेक किया जाता है, देखा जाता है कि किस ऑर्गेन में क्या प्रॉब्लम के कारण व्यक्ति में यह समस्या हो रहा है। अब पेट से संबंधित क्या समस्या हो सकता है, या तो कोई अंग जो है खराब हो सकता है, या अपने जगह से दूसरे जगह चला गया होगा, ठीक है, या फिर पाचन से संबंधित समस्या हो सकता है जो किसी डायग्नोसिस में या किसी टेस्ट में नहीं पता चलता हो, तो उसके लिए लेप्रोटोमी सर्जरी किया जाता है। सीधा समझिए, लेप्रोटोमी सर्जरी एक ऐसा सर्जरी है जो एब्डोमिनल जो छेद रीजन है उसमें एक चीरा लगाकर उसके अंदर के ऑर्गेने को स्थिति, आकार और रोगों के बारे में पता किया जाता है, निदान किया जाता है, और यही जो है लेप्रोटोमी सर्जरी होता है, ठीक है। चीज़ों को समझ गए? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके।
उसके बाद है इस शल्यक्रिया में लेप्रोस्कोप द्वारा एब्डोमिनल कैविटी व उसमें पाए जाने वाले अंगों का निरीक्षण कर रोगित स्थान की पहचान की जाती है। अब जैसे मानिए ये पेट है, ठीक है, ये पेट है, इसमें मान गए यहाँ पे चीरा लगाया गया, एक बड़ा सा इंसिजन किया गया, तो ये क्या हो गया, लेप्रोटोमी। मतलब एब्डोमिनल रीजन में जो चीरा लगता है शरीर के बॉडी के मतलब पेट के अंदर के अंगों को निदान करने के लिए, तो वही जो है लेप्रोटोमी होता है। अब चीरा लगाकर क्या किया जाता है कि एक लेप्रोस्कोप यंत्र होता है, ठीक है, जो लेप्रोस्कोप यंत्र होता है, इस यंत्र को ये चीरा लगाने के बाद इसमें डाला जाता है अंदर। अब चूंकि यह स्कोप है, इसमें कैमरा फिट होता है, तो यह क्या करता है, यह चीरे वाले स्थान से अंदर जाता है और शरीर में जितना भी एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गेन स्थित है वो सभी ऑर्गेन को क्या करता है, चाहे वो लीवर हो, चाहे पेंक्रियाज हो, चाहे आपका स्प्लीन हो, ठीक है, जो ऑर्गेन है, इंटेस्टाइन हो, सबको क्या करता है कि देखता है, सबको पता लगाता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और वो जो है अंगों का निरीक्षण करता है लेप्रोस्कोप अंदर जाने के बाद। और निरीक्षण मतलब जांच करता है, और रोगित स्थान मतलब जो भी रोग होता है उसके अंदर उसका जो है पहचान करता है, ठीक है, जिस भी ऑर्गेन में रोग होगा उसको पहचान करता है। समझ गए, तो यही हमारा लेप्रोटोमी होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, लेप्रोटोमी से पहले या पूर्व का नर्सिंग देखभाल हमें बताना है, तो चलिए लेप्रोटोमी से पहले का हम लोग नर्सिंग देखभाल बताते हैं, ठीक है। पहले आगे देखते हैं फिर बाद में देखेंगे, ओके। चलिए, पहला पॉइंट है रोगी को सर्वप्रथम सर्जरी के बारे में बताना चाहिए कि आपके एब्डोमिनल एरिया में चीरा लगेगा, सर्जरी होगा, ठीक है, इसके बारे में बताना चाहिए। उसके बाद है रोगी को इसकी लिखित सहमति लेंगे, जैसा कि आप लोग जानते थे कि परमिशन लेना वहाँ पॉइंट में था, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने लिख दिया कि सर्जरी के लिए बता देंगे, उसके बाद सहमति ले लेंगे, ओके। रोगी को साइकोलॉजिकल प्रदान करेंगे, साइकोलॉजिकल सहारा, ये भी था, तो ये सब डायरेक्ट देख रहे हैं ना, डायरेक्ट पॉइंट में ही लिख दिया गया है, तो यह भी एक अच्छा तरीका है। और पॉइंट में जैसे 1 नंबर दे दिए, इसमें 2-3 पॉइंट लाइन लिख दिए, फिर 2 नंबर दे दिए, फिर इसमें 2-3 लाइनें बातें लिख दे, और ये जो 2-3 लाइन लिखेंगे या ये 2 नंबर में जो पॉइंट बनाएंगे इससे ही रिलेटेड होगा, 1 नंबर में जो पॉइंट बनाएंगे इससे ही रिलेटेड होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये जो है आपके स्मार्ट बनाता है, ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये स्मार्ट बनाता है। और अगर आप सीधा प्री ऑपरेटिव में टोटल को मिलाकर 10-15 पॉइंट लिख देते हैं तो ये आपको जनरल एवरेज स्टूडेंट बनाता है, जो सब जैसे करता है वैसे ही होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए, आपको जो आसान लगे लिखिएगा, क्योंकि हम दोनों पढ़ा रहे हैं, ये भी पढ़ा रहे हैं और वो भी पढ़ा ही चुके हैं। तो वो हो गया बेस, जो अभी इसी चैप्टर में मैंने आगे पहले वीडियो में पढ़ाया था, तो वो हो गया हमारा बेस, जो आपको किसी भी सर्जरी में लिखने के लिए नॉलेज प्रदान करता है। और ये हो गया हमारा डायरेक्ट एवरेज हो गया, जो किसी भी सर्जरी में डायरेक्ट जो है प्री ऑपरेटिव में 15 पॉइंट मन होगा तो 15 पॉइंट प्री ऑपरेटिव में क्या क्या करेंगे लिख देंगे, पोस्ट ऑपरेटिव में मन होगा तो उसमें भी पोस्ट ऑपरेटिव के बाद क्या क्या करेंगे तो 15 पॉइंट उसमें भी लिख देंगे। तो यह भी एक अच्छा तरीका ही है, बट यह एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से आप जो है कर रहे हैं। अगर आपको अपने आप को स्मार्ट करना है तो प्री ऑपरेटिव में 5 पॉइंट चुनिए जो आप नर्सिंग सेवा देंगे और उसी से संबंधित समय लिखेंगे, ठीक है ना। फिर पोस्ट ऑपरेटिव में क्या क्या होता है वहाँ पे 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट बनाइए और उसके अंदर चीज़ों को लिखिए, तो वो सब एक स्मार्ट तरीका है। बाकी मैं सब पढ़ा चुका हूँ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मनोवैज्ञानिक जो है सहारा देंगे, पर्याप्त पोषण देंगे, पोषण के लिए भी यहाँ पे लिख दिया गया है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाएंगे तो यह पोषण में ही आएगा, ठीक है ना। रोगी को पहने हुए कीमती सामान और परिजनों को सौंप देंगे, आप लोग को पता होना चाहिए। रोगी को किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो तो तुरंत चिकित्सक को सूचित करें, क्योंकि अभी आप सर्जरी नहीं किए हैं तो अभी डॉक्टर को बताकर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। यदि आदेश हो तो रोगी को NPO रखें, मतलब ये भी पता होना चाहिए NPO क्या होता है, मतलब नॉन पिल, ठीक है ना, ओरली, तो मतलब मुँह से जो है भोजन नहीं देना, यही NPO होता है। रोगी को फाइल तैयार करने के चिकित्सक को देनी चाहिए, ठीक है, फाइल तैयार करके डॉक्टर को देनी चाहिए। और 10वां पॉइंट है, आवश्यकता अनुसार चिकित्सक के आदेश पर रोगी को कैथेटराइजेशन करना चाहिए, मतलब NG ट्यूब वगैरह या यूरिन बैग वगैरह लगाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार चिकित्सक के आदेश पर रोगी को एनीमा भी लगाना चाहिए, ठीक है, चूँकि पेट का सर्जरी है तो एनीमा लगा के आंतों को सफाई कर देते हैं ताकि इसका निदान करने पर अच्छा से पता चल सके। सर्जरी से पूर्व देने वाली सभी दवाइयाँ रोगी को दे देंगे। तो ये हो गया 12 पॉइंट सर्जरी में, ठीक है, सर्जरी से पहले का देखभाल होगा। अब हम लोग आप इसमें चाहें तो 20 पॉइंट भी लिख सकते हैं, और सारे पॉइंट छूट गया है जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बाकी जो मेन था वो लिख दिया गया है, ओके ना। लेप्रोटोमी के बाद अब पश्चात वाला देखभाल कैसे करेंगे एज ए नर्स, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम रोगी के दर्द को कम करने के लिए चिकित्सक आदेशानुसार दर्द निवारक दवाई देनी चाहिए। अब चूंकि सर्जरी के बाद पेशेंट को दर्द होता है सर्जरी वाले जगह पर, तो उसको डॉक्टर के आदेशानुसार एनाल्जेसिक दवाइयाँ देंगे, ठीक है। रोगी को किसी भी प्रकार के संक्रमण होने से बचाव करना चाहिए कि आप उसे संक्रमण से बचाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव में रोगी का घाव और सर्जरी रहता है तो संक्रमण हो सकता है। रोगी को मनोवैज्ञानिक सहारा पहले भी देंगे अभी भी देंगे। रोगी को वाइटल साइन पहले भी चेक किए अभी चेक करेंगे, ओके, जबकि पहले वाला में ये नहीं लिखा गया था, तो आप लोग यही सब ध्यान देना होता
होता है। रोगी को इनटेक आउटपुट चार्ट तैयार करेंगे, ठीक है, कितना पल्स रेट है, कितना हार्ट बीट है, समझ गए ना। रोगी के शरीर का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का बनाए रखेंगे, ठीक है ना। रोगी को होने वाली जटिलताओं को रोकथाम और उपचार करना चाहिए कि रोगी में कोई जटिलता कॉम्प्लिकेशन ना हो, ओके ना, ये सब चीज़ें होता है। नेक्स्ट है रोगी को सर्जरी साइट को साफ रखनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन कर रखनी चाहिए। रोगी को देखभाल करते समय बिल्कुल सख्त एसेप्टिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। रोगी को सर्जरी के बाद देने वाली सभी दवाइयाँ समय पर दी जानी चाहिए। और इस प्रकार से आपका भी यहाँ पे भी 10 पॉइंट लिखा गया है। अब इसमें आप चाहें तो सर्जरी के बाद जो है रोगी को जो पोस्ट ऑपरेटिव रूम में रखा जाता है तो उसके पोजीशन को बार बार बदलना चाहिए ताकि बिस्तरी घाव ना हो, ठीक है। रोगी को पोषण स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, आवश्यक जो है आरामदायक सुविधा प्रदान करेंगे, ठीक है ना, साफ सुथरी वातावरण देंगे। तो बहुत सारे चीज़ आप लिख सकते हैं। आप नर्स है तो क्या क्या प्रबंध आप नर्स के लिए मरीज के लिए पहले और बाद में सर्जरी के कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो चीज़ें था यहाँ पे लिखा गया है, कुछ अपना दिमाग लगा के भी, चूँकि पेज भरने की भी बात रहेगा तो पेज फुल कब होगा, जब आप लिखेंगे अच्छे से ज़्यादा दिमाग भी लगाएंगे तब ना हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी चूँकि बहुत सारे रोग हैं, रोग के कारण लक्षण सब में आपको पता है, ठीक है। आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि जिसके पीछे आइटिस लगा हो हम समझते हैं कि वह उसका इन्फ्लामेशन है, ठीक है। तो देखिए अपेंडिक्स हम लोग कैसे लिखते हैं, अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स, ये हो गया हमारा अपेंडिक्स। अगर इसी अपेंडिक्स में हम लोग अपेंडी और एक्स हटाकर आइटिस लगा देते हैं, CITIS, तो यह अपेंडिसाइटिस बन जाता है, ठीक है, मीन्स अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो इसके कारण होने का लक्षण, निदान, जटिलता, मेडिकल उपचार, सर्जिकल उपचार और जो है नर्सिंग देखभाल बताना है। नर्सिंग देखभाल नहीं बताऊंगा, ठीक है, चूँकि सर्जरी होगा पेशेंट को तो उसका आप देखभाल कैसे करेंगे मैं हर एक वीडियो में ही बताते आ रहा हूँ, आपको खुद से लिखना है, ठीक है। चलिए हम अपेंडिसाइटिस के बारे में चर्चा करते हैं। माय डियर, अपेंडिसाइटिस सीधा समझते हैं एक लाइन में। अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। अब अपेंडिक्स क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। अपेंडिक्स हमारे शरीर में कुछ खास यूज के लिए होता नहीं है, बस ये बड़ी आंत से कनेक्ट रहता है। एक छोटी सी थैली होता है, पतली सी अंगुली के समान इसका रचना होता है और उसी में किसी भी कारण से अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम लोग अपेंडिसाइटिस कह सकते हैं, ठीक है। कोई संक्रमण भी कारण बन सकता है, चोट भी लगना कारण बन सकता है, ठीक है, या फिर हमें भोजन जो करते हैं उसमें गड़बड़ी होने से भी हो सकता है। वही चीज़ें अपेंडिसाइटिस होता है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के संयोजक स्थल पर, मतलब बड़ी आंत और छोटी आंत के, बड़ी आंत और छोटी आंत ये दोनों के जो कनेक्टिविटी होता है, जो कनेक्टेड स्थान होता है, मीन्स जो संयोजक स्थल होता है, वहाँ पे एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है, ठीक है। और इसी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के पर्दा होना अपेंडिसाइटिस कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अपेंडिसाइटिस का मतलब ही होता है कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होना। तो ये थोड़ा पे यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के दे दिया गया है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच जो कनेक्टेड जो संयोजक स्थल है वहाँ पर एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है और इसी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होना अपेंडिसाइटिस कहलाता है, ठीक है। अगर आप एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो सीधा लिखिए कि अपेंडिक्स में पर्दा होना अपेंडिसाइटिस कहलाता है। और पर्दा के मतलब जानते हैं कि उसमें ललीमा आएगा, सूजन आएगा, ठीक है, उसमें दर्द होगा और यही सब जो है इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए फिगर में आप लोग को पता होना चाहिए अपेंडिसाइटिस। तो माय डियर देखिए, जैसे यह बड़ी आंत है, ठीक है, ये बड़ी आंत है, ओके, और यह इसके अंदर छोटी आंत है। तो होता यह है कि जो ये स्टार्टिंग वाला होता है ना, बड़ी आंत के जो स्टार्टिंग वाला होता है और छोटी आंत के जो लास्ट वाला पॉइंट होता है, चूँकि छोटी आंत के लास्ट वाला पॉइंट से ही जो है बड़ी आंत स्टार्ट होता है, तो वही कहता है छोटी आंत और बड़ी आंत के जो संयोजक स्थल, संयोजन मतलब कनेक्टिविटी वाला जो जगह है, वहाँ पे बड़ी आंत से पूंछ के समान ऐसे जो है लगा हुआ एक अपेंडिक्स होता है, जिसमें अगर किसी भी कारण से अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उससे हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए यही है, पूंछ के समान बड़ी आंत में यह लगा हुआ रहता है, ठीक है, और इसमें अगर किसी भी प्रकार के लालिमा आ जाएगा, सूजन आ जाएगा, दर्द होगा तो यही इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। समझ गए चीज़ों को। चलिए ये समझ गए। अब हम लोग कारण देखेंगे कि इसका कारण क्या होता है अपेंडिसाइटिस होने का। तो आंत मतलब जो आंत का जो अवरुद्ध होता है, हम लोग पढ़े हैं ना, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं ना। तो इसका कारण एक होता है कि अगर आंतों में रुकावट आएगा तो ये कारण बनेगा अवरोध होना। पेट में चोट लग गया है, मान के पेट में चोट लगा है और यह चोट जो है आपके अपेंडिक्स पर ही लग गया है,
तो कारण बनेगा एब्डोमिनल इंजरी, ठीक है। अपेंडिक्स का मुड़ जाना, अब अपेंडिक्स आपका ऐसे है और मान गए अपेंडिक्स ऐसे मुड़ गया है किसी कारण से, चोट उट लगने से, तो यह जो है ट्विस्टिंग ऑफ अपेंडिक्स कारण बनता है। कारण में हम लोग चूँकि जानते हैं इन्फ्लामेशन जो है इन्फेक्शन के कारण भी होता है, तो इन्फेक्शन में बैक्टीरियल या वायरल कोई भी इन्फेक्शन होगा तो अपेंडिक्स को प्रभावित करेगा। अगर आप अत्यधिक बेरियम का इस्तेमाल करते हैं तो यह भी कारण बनता है। ट्यूमर और कोई पेट में ट्यूमर होना या छोटी आंत या बड़ी आंत में कोई कारण होना, ट्यूमर जो है कारण बनता है ये किसका, इन्फ्लामेटेड होने का, ठीक है। तो इसका कुछ खास कारण नहीं है, कारण आपके सामने में है। पहला है आंत में रुकावट होना, पेट में चोट लगना, अपेंडिक्स का मुड़ जाना, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, बेरियम का अधिक सेवन, ठीक है। बेरियम का सेवन क्यों करते हैं आप लोगों को पता है कि अगर एक्सरे को फ्रेश करना पड़ता है, पेट अगर किसी के पेट को एक्सरे किया जाना है तो उसको हल्का बेरियम दिया जाता है, ठीक है, और यह बेरियम जो है एक्सरे को क्लीन करता है, साफ़ करता है, ठीक है। ट्यूमर, कोई ट्यूमर अगर हुआ है तो इसके कारण भी ये चीज़ें हो सकता है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको कारण में आ गया अपेंडिसाइटिस का, याद रखिएगा। अब समझिए किसी को अगर अपेंडिसाइटिस होता है, अपेंडिक्स में समस्या होता है, तो उसको क्या क्या कारण हो सकता है। चूँकि आंत और पेट में यह जो है उपस्थित है तो क्या क्या होगा। सबसे पहले यह जो है नाभि के चारों ओर दर्द होगा, पेरी अम्बिलिकल पेन होगा। क्यों पेन होगा, क्योंकि जो अम्बिलिकल है, जो हमारा नाभि वाला एरिया है, उसी के आसपास जो है हमारा कहीं ना कहीं जो है ये हमारा अपेंडिसाइटिस पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए नाभि के चारों ओर दर्द होगा। पेट में दाईं तरफ से निचले भाग में दर्द होगा, पेट में दाईं तरफ से निचले भाग में दर्द होगा। क्यों, क्योंकि आप लोग को पता है अपेंडिसाइटिस खुलता वहीं पे है, ठीक है ना। पेट में ऐंठन होना, एब्डोमिनल एस्पाज्म, ऐंठन तरह के दर्द होता है ना, मरोड़ जिसको हम लोग कहते हैं, तो पेट में ऐंठन दर्द होगा। तेज एवं उथला श्वसन चलेगा। अब जब दर्द होता है तो श्वसन और कोई भी पेन होने पर आप लोग को पता है श्वसन जो है तेज और उथला हो ही जाता है, ठीक है। तीव्र ज्वर, हाई फीवर भी हो सकता है इस कंडीशन में। भूख नहीं लगेगा, जब दर्द होगा पेट में, पेट फूला फूला सा लगेगा तो दर्द भूख नहीं लगेगा। गैस भी बनेगा, जी मचलना, ठीक है, धड़कन तेज होना, टेकीकार्डिया, और यह सब जो है एक लक्षण के अंतर्गत आता है। तो नॉर्मली अपेंडिक्स के कारण कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, जिसको लिखना बड़ी आसान है। पेट में दर्द होना, नाभि के चारों साइड दर्द होना, ठीक है, जी मचलना, वोमिटिंग होना, ठीक है। उसके बाद जो है आपका होगा बुखार लगना। चूँकि नॉर्मल कोई भी देखा जाता है ऐसा कि अगर दर्द आपके बॉडी में कहीं होता है तो उससे फीवर भी हो जाता है, ठीक है। तो फीवर एक लक्षण आएगा, जी मचलेगा, धड़कन तेज होगा, गैस बनेगा, भूख न लगेगा, वजन कम होगा। तमाम ऐसे समस्या जो है व्यक्ति को आने लगता है अपेंडिसाइटिस प्रॉब्लम के। तो चूँकि यह एक इंटेस्टाइनल के साथ जुड़ा हुआ है तो आंतों में इसका इस अपेंडिक्स में समस्या आना मतलब पेट के एरिए हो गया, आंतों के एरिए को प्रभावित करेगा। और जब आंत और पेट पर आमाशय प्रभावित होगा तो आप लोग समझिए कि क्या क्या जो है हो सकता है, ठीक है ना। तो सारे लक्षण यहाँ पे लिखना है, ओके। चलिए अब इसका निदान क्या होगा माय डियर, डायग्नोसिस मतलब इसका कौन कौन से टेस्ट इसमें संभव है। तो सबसे पहले हिस्ट्री लिया जाएगा कि भाई किस कारण से है, कितनों दिनों से है, ठीक है ना। शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। WBC काउंट किया जाएगा संक्रमण के लिए, अगर संक्रमण के कारण होगा तो WBC में चेंज आता है। एब्डोमिनल USG कराया जाता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड। स्टूल का टेस्ट कराया जाता है क्योंकि ये होने पर स्टूल में ब्लड आ सकता है, काला ब्लड जो है हो सकता है, ठीक है ना। ब्लड का जाँच किया जाता है, CT स्कैन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है आपको टेस्ट जो है संभव है, जो कि नॉर्मल टेस्ट है। आप लोग भी जानते हैं कि अगर पेट में समस्या होता है तो ये सारे टेस्ट कराया जा सकता है, ठीक है ना। अब इसमें जटिलता क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। तो कॉम्प्लिकेशन में अपेंडिक्स का फट जाना, मान गए अपेंडिक्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, नॉर्मल पेट दर्द के लिए या कुछ के लिए दवाइयाँ खाते आ रहे हैं लेकिन यह ठीक नहीं हो रहा है, तो अपेंडिक्स में सूजन होते होते ऐसा समय आएगा कि अपेंडिक्स फट जाएगा और व्यक्ति का डेथ भी हो जाता है, ठीक है। बड़े क्षेत्र में संक्रमण, अब चूँकि मान गए यह संक्रमण के कारण अगर हुआ होगा अपेंडिसाइटिस तो यह संक्रमण धीरे धीरे आंतों में फैल जाएगा और बड़े क्षेत्र में संक्रमण हो जाएगा, जिसे सेप्सिस कहते हैं, ठीक है। बड़ी आंतों में पर्दा, अब मान गए अभी तो जो है आपको बड़ी आंत से लगा हुआ जो हल्का सा अपेंडिक्स है उसमें इन्फ्लामेशन है, लेकिन इसका गंभीर समस्या जटिलता तब होगा जब यह संक्रमण आपके आंतों में फैल जाएगा, यानी कोलाइटिस हो जाएगा, ठीक है।
पेरिटोनियम पर्दा होगा, पेरिटोनाइटिस, ठीक है, पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन होना, मृत्यु भी हो सकती है, मतलब डेथ भी संभव है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। यह जटिलता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब जुड़ती हुई जो है अपेंडिक्स का फट जाना, संक्रमण बड़े क्षेत्र में होना। बड़े क्षेत्र में होने का मतलब है कि पहले अगर मान गए अपेंडिक्स में संक्रमण है तो वह संक्रमण बड़े क्षेत्र में फैलेगा, क्योंकि यह आंतों से कनेक्ट है, ठीक है। तो यह संक्रमण धीरे धीरे पूरे आंत में फैल जाएगा, ठीक है, तो बड़े क्षेत्र में हो जाएगा। फिर आंत जो है पूरे अमाशय के क्षेत्र को जो है कर देगा इन्फेक्टेड। उसके बाद बड़ी आंत में पर्दा होगा, वही है इन्फ्लामेशन जो है बड़ी आंत में, क्योंकि बड़ी आंत से ही तो कनेक्ट जो है आपका ये है क्या बोलते हैं इसको, अपेंडिक्स है। तो यह अपेंडिक्स इन्फ्लामेशन है, तो यह पूरे आंत को कर देगा, ठीक है। पेरिटोनियम में कर देगा पर्दा, चूँकि यह पेरिटोनियम में ही स्थित रहता है, और मृत्यु भी लास्ट में पेशेंट को हो सकता है। तो ये सारा जटिलता है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल उपचार क्या है, चलिए मेडिकल उपचार देखते हैं। अब माय डियर, चूँकि हम लोग उपचार कोई भी चीज़ का करते हैं तो उसको लक्षण के आधार पर उपचार जो है आराम से कर सकते हैं। अगर आपको लक्षण बढ़िया से पता है कि इसमें क्या क्या लक्षण होगा, तो उसका उपचार जो है, उसका दवाई आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग जान रहे हैं कि यह संक्रमण के कारण जो है हो सकता है, ठीक है, एपेंडिसाइटिस। तो एंटीबायोटिक दवा देते हैं संक्रमण को रोकने के लिए, जैसे सेफेट्राजाइम, एमिक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल। यह सब जो है पेट में अगर संक्रमण होता है तो यह सब दवाइयाँ दिया जाता है, बहुत काम करता है, ठीक है। सेफेट्राजाइम, ठीक है, सेफेट्राजाइम, एमिकासिन, मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल तो सब लोग जान रहे होंगे, ठीक है। एनाल्जेसिक दवाइयाँ क्यों देते हैं, क्योंकि पेट में काफ़ी दर्द होता है नाभि के आसपास, तो दर्द के लिए ट्रामाडोल, डाइक्लोफेनिक सोडियम जो है हम लोग देते हैं, ठीक है। यह दर्द की दवाइयाँ हैं, ठीक है। ये टैबलेट में आपके आते हैं और इंजेक्शन में भी आते हैं। एंटीपायरेटिक दवाई देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बुखार भी हो जाता है पेशेंट को, ऊपर लक्षण में देखे हैं, तो इसके लिए पैरासीटामोल देते हैं, ठीक है, डोलो देते हैं। एंटासिड दवाइयाँ देते हैं। एंटासिड क्या करता है, गैस को रिफ्लेक्ट करता है। पेंटॉप 40 mg और रेनिटाइडिन 150 देते हैं, यह गैस को कम करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। उल्टी को रोकने के लिए एंटी एमेटिक्स ड्रग देते हैं, ठीक है ना। ओंडेम आपका ओंडेम जो होता है ना, यह एक उल्टी को रोकने वाली दवाइयाँ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओंडीएस्टेरोन होता है, ठीक है। एंटीमेटिक्स दवाइयाँ जो है देते हैं। ओके, तो ये सब दवाइयाँ हैं जो बिल्कुल आप लोग जो ऊपर लक्षण होता है उसी लक्षण पर आधारित दवाइयाँ हम लोग दे देते हैं, ठीक है। जितना लक्षण दिखे उसका दवाइयाँ देते हैं। तो ये दवाई हो गया। आगे अब मान गए दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एक बार अपेंडिक्स में रोग पकड़ लेता है ना, तो वह अपेंडिसाइटिस बन जाता है। तो वह अपेंडिसाइटिस जो है दवाई से बहुत कम ही संभावना में ठीक होता है। शुरुआती अवस्था में अगर दवाई चल गया तो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर रेयर केस में जो है ज़्यादातर मामला में यह ठीक नहीं होता है। तो ज़्यादातर मामला में दवाइयों से ठीक नहीं होता है, तो फिर उसके लिए एक लास्ट ऑप्शन बनता है, वो होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट, मतलब सर्जरी के द्वारा इसे उपचार किया जाता है। अब आप एक बात समझ लीजिए, ह्यूमन के बॉडी में अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है। यह सिर्फ जो है एक बेकार का जो है अंग है, जो हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ यह हमारा अंग का निर्माण होता है, ठीक है। इसलिए जब यह कोई गड़बड़ी नहीं करता है तो इसलिए व्यक्ति से कोई छूछा करता भी नहीं है। लेकिन जब इसमें गड़बड़ी हो जाता है, जब यह इन्फ्लामेटेड हो जाता है, पर्दा इसमें हो जाता है, तो फिर लास्ट में इसे जो है काट के हटा दिया जाता है। तो इसके हटाने से और रहने से कोई जो है फ़र्क नहीं बॉडी में पड़ता है। यानी यह एक एक्स्ट्रा पदार्थ, एक्स्ट्रा जो है ऑर्गेन होता है बॉडी में, जिसका कोई काम नहीं होता है। बस ये बेचारा अपना बड़ी आंत के साथ जो है लगा रहता है पूंछ के भांति। लेकिन जब इसमें कोई दिक्कत हो जाता है, इन्फ्लामेटेड हो जाता है, पेशेंट को दिक्कत होने लगता है इसके होने से, तो फिर जो है इसको सर्जरी किया जाता है, और इसके सर्जरी को करके जो है इन्फ्लामेटेड जो अपेंडिक्स है, कंप्लीट अपेंडिक्स को काट के हटा दिया जाता है। और जो अपेंडिक्स को काट के हटाया जाता है उस सर्जरी को अपेंडेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडेक्टोमी कहते हैं, समझ गए। वर्तमान समय में लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी की जाती है, जो कि निदान होने के 24 से 48 घंटे में की जाती है। लेप्रोस्कोपी अपेंडेक्टोमी होता है जिसमें लेप्रोस्कोपी की सहायता से जो है यह अपेंडिक्स का सर्जरी किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह अपेंडिक्स के सर्जरी को अपेंडेक्टोमी कहते हैं, जिसमें पूर्ण रूप से जो है आपके अपेंडिक्स को काट के शरीर से हटा दिया जाता है, और यही ट्रीटमेंट सबसे प्रभावी ट्रीटमेंट होता है अपेंडिसाइटिस का, ठीक है। तो एकमात्र इसका इफेक्टिव इलाज यही है कि भाई सर्जरी करके अपेंडिक्स को हटवा दीजिए, जिसे हम लोग अपेंडेक्टोमी कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए चीज़ों को। चलिए, अब यह सर्जिकल उपचार मैंने आपको बता दिया, मेडिकल उपचार बता दिया। अब
आपको अगर ये पता है कि सर्जरी किस चीज़ का हुआ है, लक्षण पता है, तो उस पर आधारित आप जो है नर्सिंग देखभाल सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद। अब मैं आपको अभी बता देता हूँ। मान गया यह क्वेश्चन जो है अपेंडिसाइटिस नहीं पूछकर आपसे सीधा पूछ देगा कि अपेंडेक्टोमी क्या होता है, अपेंडेक्टोमी वाले मरीज का नर्सिंग देखभाल बताइए सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद। सिर्फ अपेंडेक्टोमी ही पूछ लेगा और कहेगा कि इसमें नर्सिंग देखभाल बताइए सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद। तो आप समझिए कि सर्जरी से पहले क्या क्या होगा, सर्जरी के दौरान क्या क्या होगा, सर्जरी के बाद क्या क्या होगा। आपको मैं कितना बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो एक सर्जरी वाले पेशेंट के लिए, और सर्जरी होगा कहाँ, पेट के आसपास सर्जरी होगा, तो उसी से संबंधित आपको देखभाल करना है, ठीक है। चलिए दे दिए यहाँ पे, ओके। आगे चलते हैं। टोटल यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं, एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है कोलीलिथियासिस, इसके कारण, लक्षण, निदान एवं उपचार लिखिए। कोलीलिथियासिस बहुत भी यह क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए कोलीलिथियासिस क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत है, कोलीलिथियासिस मेडिकल टर्म है, इसको समझिए होता क्या है। माय डियर, कोलीलिथियासिस का मतलब होता है कि जो हमारा गोल्ड ब्लैडर होता है ना, ठीक है ना, तो माय डियर जो हमारा गोल्ड ब्लैडर जो पित्ताशय होता है ना, तो पित्ताशय में पित्त जमा होता है, ठीक है। पित्ताशय में पित्त जमा होता है, तो ये जो गाल ब्लैडर जो होता है, गाल ब्लैडर, इस गाल ब्लैडर जो होता है, पित्ताशय में जो पथरी का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग जो है कोलीलिथियासिस कहते हैं, ठीक है। मीन्स पित्ताशय में पथरी बनना ही कोलीलिथियासिस कहलाता है, ठीक है। पित्ताशय यानी गोल्ड ब्लैडर में स्टोन होना या कैलकलस, देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ कैलकलस या स्टोन इन द गल ब्लैडर इज नोन एज कोलीलिथियासिस। कैलकलस मीन्स पथरी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कैलकलस मीन्स भी पथरी होता है, स्टोन मतलब भी पथरी होता है, ठीक है। और इसका अगर फॉर्मेशन गल ब्लैडर में हो रहा है तो इसे हम लोग मेडिकल में कोलीलिथियासिस कहते हैं। नेफ्रोटोलिथियासिस मतलब होता है किडनी में, ठीक है ना, किडनी में स्टोन होना। तो समझ लीजिए कि कैलकलस स्टोन जो है गल ब्लैडर में होना जो है आपके कोलीलिथियासिस कहलाता है, ठीक है। पित्ताशय में पथरी को क्या कहते हैं, कोलीलिथियासिस। ऑब्जेक्टिव में पूछता है पित्ताशय में पथरी का निर्माण होना डैश कहलाता है, कोलीलिथियासिस कहलाता है, ठीक है। चलिए समझ गए, आगे चलते हैं। कारण इसका क्या क्या हो सकता है माय डियर, देख लीजिए, कारण आपके सामने में है। कैल्शियम का बहुत ज़्यादा निर्माण होना, मान गए, चूँकि जो स्टोन होता है ना, स्टोन का जो हमारे बॉडी में बनता है उसका रासायनिक नाम ही होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जिलेट जो है रासायनिक नाम ही होता है स्टोन का। तो अगर आप ज़्यादा दूध वाला सामान खाते हैं तो हाइपर कैल्सीमिया होगा, कैल्शियम ज़्यादा होगा। डेयरी प्रोडक्ट अगर कोई ज़्यादा लेते हैं तो उससे कैल्शियम का निर्माण ज़्यादा होता है, और यह कैल्शियम का ज़्यादा जो है निर्माण आपके एक्स्ट्रा रूप में निकलेगा पित्ताशय में, और वहाँ जो है आपको स्टोन का निर्माण लेगा। तो ज़्यादा कैल्शियम वाला सामान भी घातक होता है, ठीक है। क्राउन डिजीज यानी बड़ी कोई आंत का प्रॉब्लम हो, क्राउन डिजीज भी इसका कारण बनता है। लीवर सिरोसिस, ठीक है, लीवर आपका जो है मान गए निर्जीव होना, लीवर पर ऐसा परत जो है जम जाना लीवर सिरोसिस कहलाता है, जिसमें लीवर आपका बिल्कुल जो है निर्जीव हो जाता है, उस पर एक लेयर जम जाता है, ठीक है, जिससे लीवर का भाग काम करना बंद करता है। तो लीवर सिरोसिस भी कारण बनता है, चूँकि लीवर ही जो है प्रोडक्ट का निर्माण करता है पित्ताशय, पित्त का, ठीक है। मोटापा भी ये कारण बनता है, मोटापा से फैट जो है ज़्यादा होता है, जिसके कारण फैट वाले पेशेंट में जो है आपको स्टोन का संभावना भी ज़्यादा रहता है। डायबिटीज, मधुमेह भी इसका कारण बनता है, ठीक है, क्योंकि ये सब फंक्शन को गड़बड़ा देता है, ठीक है ना। फंक्शन को जैसे ही गड़बड़ा देगा तो आपके बॉडी में कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा चीज़ें बनने लगता है। पित्त नलिका में अवरोध, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, अब मान गए जो लीवर से, ठीक है ना, जो आपके लीवर से जो है पित्त आ रहा है, ठीक है, पित्त आ रहा है, जमा जो है कहाँ हो रहा है, पित्ताशय में हो रहा है। अब ये पित्ताशय से जो ये पित्त नली है, पित्त नली में जो है बाइल आया और रुक गया, तो रुकने से धीरे धीरे यहाँ पे जम जाएगा और यहीं पर स्टोन बना देगा, ठीक है ना। तो ये जो है इसके पित्त नली में अवरोध होना, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल आपके बॉडी में बढ़ता है तो उससे भी जो है आपके स्टोन बनने का खतरा रहता है, ठीक है। तो स्टोन कौन कौन से चीज़ से बनता है, हाइपर कैल्सीमिया से, क्राउन डिजीज से, चूँकि यह लीवर से कनेक्ट रहता है आपका पित्ताशय, इसलिए लीवर का रोग, ठीक है, मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज मतलब चीनी का रोग, पित्त नली में अवरोध होना, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, और कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना। तो ये सब जो है आपके क्या होते हैं, कारण बनते हैं। अच्छे से कोई भी बीमारी का कारण लक्षण बढ़िया से याद रखिएगा, तो जाके जो है आपको, और कारण लक्षण एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, कोई ऐसा नहीं है
कि उठा पटक कहीं कहीं से आता है। जैसे लीवर सिरोसिस, मतलब लीवर से कनेक्ट रहता है पित्ताशय, पित्त लीवर ही बनाता है और वहाँ से पित्ताशय में आके स्टोर होता है, ठीक है। तो लीवर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब पित्त नली से जो है पित्त आता है, ठीक है ना, तो वो पित्त नली में अगर अवरुद्ध हो जाएगा, उसमें रुकावट आ जाएगा तो पित्त वहीं पर जम जाएगा और वो स्टोन का रूप ले लेगा। तो पित्त नली में रुकावट भी कारण बनता है, ठीक है। आगे मोटापा, जानते हैं मोटापा वाले पेशेंट को ये होता है स्टोन का समस्या। जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है उसमें भी होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ही जो है हमारा खतरा रहता है नली का अवरुद्ध होने का, ठीक है। उसके बाद जो है आपको चीनी का रोग, ये भी जो है कारण बनता है। क्रोन डिजीज, ये भी कारण बनता है। ये सब सारे कारण आपको हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम का अधिक बनना, ठीक है, चूँकि स्टोन का रासायनिक नाम ही होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, उसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो अगर कैल्शियम का लेवल अधिक होगा तो उससे भी स्टोन बनता है। तो ये सारे कारण आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। लक्षण देखिए, अब लक्षण क्या होगा समझिए। अगर किसी को स्टोन होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखता है। लक्षण ये देखिएगा, उसका पेट में जो है आफरा गैस बनेगा, ठीक है। गैस के साथ में उसको पेट के जो है लीवर जिस साइड होता है, लीवर हमारे दाहिने साइड होता है, तो दाहिना साइड जो है उसको पेट में काफ़ी दर्द करता है, ठीक है, मरोड़ देता है, स्पाज्म होता है पेट में, भूख नहीं लगेगा, गैस बनेगा, पेट फूला हुआ जो है हमेशा लगेगा, ठीक है ना। और यही सब जो है समस्या होता है लक्षण। तो यही चीज़ है, पेट में अचानक तेज दर्द होना, एक्यूट एब्डोमिनल पेन, डकारे लेना, बेल्चिंग जिसे हम लोग कहते हैं, बिना खाए हुए भी गैस बनेगा और डकार लेता है व्यक्ति। अफरा, वही पेट फूलना जो बताए हैं। इससे पीलिया भी होता है पेशेंट के अंदर, मिट्टी के जैसा जो है मल त्यागता है व्यक्ति, ठीक है ना। वजन कम होने लगता है क्योंकि व्यक्ति का हमेशा पेट फूला हुआ नजर आता है और उससे वह भोजन नहीं कर पाता है, जिससे वेट लॉस होने लगता है। बुखार होगा, चूँकि उसको बहुत ज़्यादा इसमें दर्द होता है, दर्द के साथ में बुखार भी आएगा। जी मत चलेगा, उल्टी होगा। तो यह सब लक्षण है, ठीक है, लक्षण है जो कि एक आम स्टोन वाले पेशेंट में दर्द करता है, पेट फूल जाता है, डकार लेने लगता है, ठीक है, पेट फूलता है, जॉन्डिस होता है, भूख कम जाता है, ठीक है, मिट्टी के जैसा जब पीलिया होता है तो मिट्टी के जैसा रंग आने लगता है मल में, ठीक है, वजन कमता है, बुखार होता है, जी मचलता है, उल्टी होता है। तो ये सब के सब जो है लक्षण आम बातें हैं एक स्टोन वाले पेशेंट में। भले ये चीज़ें अलग है कि वो स्टोन जो है गल ब्लैडर में है, कि वो स्टोन जो है आपके ब्लैडर में है, कि वो स्टोन आपको जो है किडनी में है, अलग अलग स्टोन होता है। बट स्टोन जो है सब स्टोन में लक्षण जो है लगभग एक ही जैसे देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलिए, अब इसका निदान क्या होगा, डायग्नोसिस क्या होगा माय डियर। डायग्नोसिस बहुत आसान है, जांच कोई भी चीज़ का लिखना हो ना तो बहुत आसान है। आप सीधा दिमाग लगाइए कि किस एरिया में यह प्रॉब्लम है। क्योंकि पेट के एरिया में प्रॉब्लम है तो पेट के लिए यूएसजी होता है, सीटी स्कैन होता है, ठीक है, एक्सरे होता है, ठीक है, उसके बाद ब्लड का टेस्ट करवाएंगे, ठीक है ना, ये सब चीज़ें होता है। देखिए यही सब चीज़ें हैं। डायग्नोसिस में मल का जाँच होगा, चूँकि मल इसमें इंक्लूड है लक्षण में, तो मल जो है कारण में समझ गए ना, तो मल का जाँच होगा, पेशाब की जाँच होगी, और देखिए देख लीजिए ओरल कोलिसाइटोग्राफी होगा, ठीक है, क्लेंजियो पैनक्रियाटिग्राफी होगा, यूएसजी होगा, एक्सरे होगा, शारीरिक परीक्षण, स्टेबिलिटी लेना, ठीक है, पेशाब की जांच। तो ये सब नॉर्मली अगर मान गए आपको ए नहीं याद रहे तो इस दोनों को गोली मारिए ना, ये सब लिखिए, ठीक है, सीटी स्कैन भी लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए, ये हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, उपचार क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या है माय डियर। जिसको कोलीलिथियासिस होता है, सबसे पहले तो ये समझना होगा आपको कि कोलीलिथियासिस, ठीक है, कोलीलिथियासिस के मतलब क्या होता है। तो पित्ताशय में पथरी बनना, गल ब्लैडर में पथरी बनना ही कोलीलिथियासिस कहलाता है। सबसे पहले ये ध्यान में रखिए। अब कैलकलस जो होता है, कैलकलस या स्टोन को ही हम लोग कैलकलस कहते हैं, ठीक है, कैलकलस इन किडनी, कैलकलस इन ब्लैडर, कैलकलस इन गल ब्लैडर, तो कैलकलस पथरी को ही बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उपचार क्या होता है, ट्रीटमेंट में देख लीजिए। सबसे पहले संक्रमण से बचाना, देखिए कोई भी बीमारी होता है, ठीक है, यहाँ तक कि बुखार होता है, सर्दी होता है, जुकाम होता है, पेट में कुछ भी दर्द वगैरह कुछ भी होता है, या जो है हमारे बॉडी में दर्द करता है, घाव होता है, उस समय एंटीबायोटिक जो है किसी भी बीमारी में दिया जाता है, ठीक है, जो संक्रमण से रक्षा करता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी हुआ है तो उसमें 50% संभावना जो है रहता है संक्रमण का, तो संक्रमण को रोकेगा तो बीमारी ऑटोमेटिक रुकने लगेगा। तो एंटीबायोटिक जो है आपको संक्रमण को रोकता है, तो एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है। आगे है एंटीबायोटिक में ओफ्लॉक्सासिन, पेट के लिए ओफ्लॉक्सासिन, एमिकासिन, ठीक है, निडाजोल, पेंटेप्राजोल, ठीक है, आरजोल, बहुत सारे रहता है, दे सकते हैं। यह जो है संक्रमण को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। मेट्रिनाजोल, ठीक है ना, तो ऊपर जो आप लोग देखें ना मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल, एमिक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, यह एंटीबायोटिक दवा है जो संक्रमण से बचाएगा, ठीक है।
खुजली एवं रक्तस्राव को रोकने हेतु तो विटामिन जो है के दिया जाता है। अब चूँकि यहाँ पे मान गए आपको गोल ब्लैडर में स्टोन है, मल के द्वारा अगर ब्लीड आ सकता है, खुजली जो है आपके हो सकता है मल के रास्ते में, तो वहाँ पे जो है उसके लिए विटामिन के देते हैं रक्तस्राव को रोकने के लिए। लो फैट डाइट, अब चूँकि हम लोग देखें मोटापा से चीज़ें बढ़ता है, स्टोन बनता है, तो लो जो है फैट डाइट मतलब कम वसा वाला भोजन देंगे। दर्द को कम करने हेतु डाइक्लोफेनिक या ट्रामाडोल, ठीक है, दोनों अलग अलग है। डाइक्लोफेनिक ट्रामाडोल दोनों होता दर्द का ही है, ठीक है ना। ट्रामाडोल में डाइक्लोफेनिक सोडियम ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दर्द को कम करने हेतु दवाइयाँ ये डाइक्लोफेनिक या ट्रामाडोल देते हैं। पथरी को घोलने वाली कुछ दवाइयाँ होता है, ठीक है, जो आपको पथरी को घोलता है, घोल कर निकालता है, ठीक है। तो ये दवाइयाँ हैं आपके सामने में है, देख सकते हैं। ये दवाइयाँ कौन सी दवाइयाँ हैं आपके सामने में है, देख लीजिए। एक होता है यूडीसीए, एक होता है सीडीसीए। बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान में दीजिएगा। यूडीसीए होता है जो यूरो डिऑक्सीकॉलिक एसिड होता है। क्या होता है? यूरो डिऑक्सीकॉलिक एसिड होता है। सीडीसीए जो होता है यह चेनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड होता है। यह दोनों जो दवाइयाँ हैं यह स्पेशल रूप से आपको स्टोन के लिए या लीवर बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो उस समय ही ये जो दिया जाता है, ठीक है। यह आपको क्या करता है कि जो स्टोन बनने वाला जो केमिकल होता है ना, उसको क्या करता है, घोलता है अपने अंदर और बाहर जो है मूत्र के द्वारा निकाल देता है, ठीक है ना। तो ये पथरी को घोलने वाली दवाइयाँ होता है। ये दवाइयाँ जो होता है आप लोग को पता होगा, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये दवाइयाँ जब आप लेने जाएंगे ना, यह इसका जो है एक कंपोजिशन होता है, ठीक है, एक कंपोजिशन है। ब्रांड के बहुत सारे दवाइयाँ मिल जाएगा, उर्सोसेफ मिल जाएगा, ठीक है, उर्सोसेफ मिलता है, ठीक है, उर्सोसेफ मिलेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो है आपको बहुत सारे दवाइयाँ हैं जो जिस पर ये ब्रांड नाम जो है ए कंपोजिशन लिखा ही रहता है, ठीक है, एक कंपोजिशन का नाम है, ठीक है ना। ब्रांड नाम में उर्सो से रिलेटेड जो है आपका होगा, ठीक है ना। यूडी लिब सबसे प्रचलित है, ठीक है, यूडी लिब जो है आपको सबसे प्रचलित है इसका ब्रांड में, ठीक है, याद रखिएगा। तो यही उर्सो देख लीजिए, उरो डिऑक्सीकॉलिक एसिड और केनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड याद रखिएगा। सीडीसीए यूडीसीए, ठीक है, याद रखिएगा। DCA, ठीक है, CDCA, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट वाला इसका उपचार है यही है कि मान गए अगर दवाइयाँ छोटा मोटा अगर स्टोन रहता है 5 mm और उससे 5 या 6 mm के आसपास अगर ये स्टोन रहता है, तो उसको दवाई घोल देता है, कस के पानी पीजिए और दवाई लीजिए, तो वह दवाई जो है घोल देगा, पानी के द्वारा बाहर निकाल देता है, ठीक है। लेकिन अगर मान गए 7 mm का हो गया है, 8 mm का हो गया है, 9 mm का हो गया है, 10 mm का हो गया है, तो ये सब रेयर कंडीशन में निकाल पाता है, वरना आपको सर्जरी करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सर्जरी के लिए जो है लिथोट्रिप्सी किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है सर्जरी के लिए जो है क्या किया जाता है आपके सर्जरी के लिए लिथोट्रिप्सी किया जाता है। यह लिथोट्रिप्सी जो है क्या करता है कि वेव उत्पन्न करता है, तरंग उत्पन्न करता है और साउंड के द्वारा जो है यह क्या करता है स्टोन को तोड़ता है और बाइल जूस के साथ बाहर निकाल देता है। तो लिथोट्रिप्सी कोई सर्जरी नहीं होता है, यह विदाउट सर्जरी एक इलाज है जिसमें जो है साउंड वेव के द्वारा, ठीक है ना, वेव के द्वारा साउंड के द्वारा प्रहार किया जाता है स्टोन वाले भाग पर, और वहाँ से स्टोन को जो है इतना ना ज़्यादा इसमें पावरफुल तरंग रहता है, वेव रहता है कि वह स्टोन को क्या करता है, गला देता है, तोड़ देता है और वह स्टोन जो है बाइल जूस के साथ बाहर निकल जाता है। तो पहला लिथोट्रिप्सी याद रखने का, ठीक है। आखिरी जो इसका उपचार है यही है, यदि स्टोन अधिक संख्या में हो, मतलब आप देखते होइएगा ना, मल्टीपल स्टोन रहता है, 1-2 स्टोन जो है 3 स्टोन रहता है पेशेंट में किसी में, तो अगर स्टोन जो है अधिक संख्या में हो या बहुत बड़ा हो गया हो, तो उसको जो है संपूर्ण पित्ताशय को शल्यक्रिया द्वारा निकाल दिया जाता है, जिसे हम लोग कोलिसाइसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिलिथियासिस से कोलिसाइसेक्टोमी बना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ब्लैडर को निकालना कोलिसाइसेक्टोमी कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। जो मल्टीपल स्टोन बनने के बाद यही जो है कोलिसाइसेक्टोमी कहलाता है। अगर पेशेंट में बार बार स्टोन बनता हो, दवाई खाता हो, ख़त्म हो जाता हो, फिर स्टोन बन जाता हो, दवाई खाता हो, स्टोन बन जाता हो, फिर ख़त्म हो जाता हो, तो उस कंडीशन में पित्ताशय को सर्जरी किया जाता है और वही जो है कोलिसाइसेक्टेक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलिसाइसेक्टोमी कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है, बढ़िया से। और यहाँ पे आपका हो गया समाप्त। नर्सिंग देखभाल खुद से लिखिएगा। नर्सिंग देखभाल सर्जरी यहाँ पे संभव है, इसलिए आप लोग सर्जिकल पेशेंट के लिए नर्सिंग देखभाल कैसे लिखेंगे आप खुद लिखिए। ओके, हम विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।